नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और हिस्ट्री की एक धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिस्ट्री में हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हिस्ट्री में आज हम लोग करने वाले हैं आपका पुष्यभूति वंश। आपका पुष्यभूति वंश। जब तक मैं क्लास स्टार्ट करूं तब तक आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। पुष्यभूति वंश आज करेंगे हम लोग ये। इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक और होगा, उसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री उसके बाद हमारी खत्म हो जाएगी। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी पुष्यभूति वंश में अगर हम देखेंगे तो पुष्यभूति वंश में हमें कुछ लोगों के बारे में देखना है। एक तो खुद पुष्यभूति हैं, इनके बारे में बहुत शॉर्ट में देखेंगे। दूसरा है प्रभाकर वर्धन। लास्ट क्लास में कुछ लोग कह रहे थे कि क्लास में एनर्जी कम है, जोश नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। क्या है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इस चक्कर में आपको थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी, पर मैं अपने एंड से जितना भी हो सकता है एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्षवर्धन, पुष्यभूति, उसके बाद प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। तो इस वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। इन्हीं के नाम पे इनका वंश है, तो ये हो गए संस्थापक। इनकी राजधानी अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी इनकी थानेश्वर। थानेश्वर हो जाएगी इनकी राजधानी। और ये थानेश्वर कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। बहुत प्रतापी राजा रहे हैं। इनके वंश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे लिए कोई है तो वो है हर्षवर्धन। हमें हर्षवर्धन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखेंगे, मालवा के शासक थे देवगुप्त। इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या की और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अच्छा, जो है ये राजश्री कौन थे ये समझने के लिए देखिए, पुष्यभूति थे, उसके बाद प्रभाकर वर्धन हुए। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ। यशोमती से 4 संतानें हुई, माफ करिएगा 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। और इनमें से राजश्री का विवाह जो है, राजश्री जो इनकी लड़की थी, इनका विवाह किससे हुआ? राजा ग्रहवर्मा से। मालवा के शासक ने जब ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, मतलब इनके जमाई की हत्या कर दी, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन की भी हत्या हो जाएगी तो कौन बचेगा? हर्षवर्धन बचेंगे। और जो शशांक था वो आपका शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष, बोध गया का जो वृक्ष है ना, इसको कटवा दिया था। शैव वंश का ये अनुयायी था। तो अभी हम बस सीधा हर्षित आ जाएंगे हर्षवर्धन पे, बिना देर किए। किसको देखेंगे? हर्षवर्धन को देखेंगे। हर्षवर्धन, ध्यान दीजिएगा हर्षवर्धन के बारे में। तो 606 एडी में 606 एडी में घटना घटती है। क्या होता है? 16 वर्ष की आयु में एक शासक बनता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में शासक बन रहा है। अब सोचिए, 16 वर्ष में हम लोग को पता भी नहीं होता कि हमें क्या करना है। हर्षवर्धन को कुछ उपाधियां मिली हैं। अगर देखेंगे तो हर्षवर्धन को कुछ उपाधियां मिली हैं और इस पे आधारित आपके प्रश्न बहुत आते हैं। जो आपकी किसी की उपाधियां हैं, टाइटल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपके मेन नाम है, एक तो शिलादित्य की,
शिलादित्य। और दूसरी उपाधि कौन सी मिली है? परम भट्टारक। तो ये 2 उपाधियां मिली हैं हर्ष को। और ये बहुत दानी आदमी था, बहुत दानवीर आदमी था। जब इनके पति की हत्या हो गई, इनकी बहन के पति की, तो इन्होंने जो क्या किया, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के सहयोग से बहन राजश्री को खोजा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, किसकी मदद से? तो दिवाकर मिश्र, याद रखिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, दिवाकर मिश्र की मदद से बहन को खोजा। अच्छा, दिवाकर मिश्र की मदद से जब बहन को खोजा, और बहन का नाम क्या था? राजश्री था। इनके टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो याद रखना है। मैं ज्यादा पॉइंट में नहीं जाऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। चीनी यात्री जो है एक आ रहा है, उसका नाम है हेन सॉन्ग। और हेन सॉन्ग पे तो आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो आपने देखा होगा हेन सॉन्ग पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो हेन सॉन्ग चीनी यात्री भारत कब आया, किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन के टाइम में आया। इसने भी एक बुक लिखी। जो भी बाहर का यात्री आता था वो इंडिया पे एक बुक लिखता था। उसी बुक का रेफरेंस लेके आज हम बोलते हैं कि ये ऐसा था वैसा था। बुक का नाम था सी यू की बुक लिखी इन्होंने। हर्षवर्धन सिर्फ एक आदमी से हारा था और उसका नाम था चालुक्य शासक। हर्षवर्धन बहुत प्रतापी राजा था, इसके बावजूद एक लड़ाई हारा था। इससे हारा था चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अच्छा, हर्षवर्धन को एक और चीज बोली गई। हर्ष को क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। भारत का अंतिम, जिसका मतलब वर्चस्व हो, हिंदू सम्राट। कश्मीर छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर हर्ष का अधिकार था। कश्मीर छोड़कर पूरे जो है उत्तर भारत में हर्ष का जो है, मतलब सोच लीजिए कितना ज्यादा, मतलब उस समय पे वो रहा होगा। हर्ष के दरबारी कवि थे, एक दरबारी कवि थे। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट था। बाण भट्ट को, जब भी बाण भट्ट आता है तो आपने एक रचना का नाम सुना होगा, हर्ष चरित्र। अच्छा, दरबारी कवि क्या होता था? राजा के पूंजी पे, राजा के पैसों पे आश्रित होते थे। इसीलिए देखा होगा आपने, दरबारी कवियों ने थोड़ा राजा के बारे में काफी अतिशयोक्ति में बातें लिखी हैं। तो एक तरह से राजा का वित्त पोषित होता था। अच्छा, हर्षवर्धन भी बहुत अच्छा, मतलब जानकार था, पढ़ा लिखा आदमी था। तो इन्होंने भी कुछ रचनाएं की हैं हर्षवर्धन ने। कौन कौन सी? एक तो नागानंद। दूसरी कौन सी है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्नावली। किसने लिखी है? हर्ष ने लिखी है। और एक इनकी रचना है प्रियदर्शिका, संस्कृत में है ये, प्रियदर्शिका। तो ये हर्ष की कुछ रचनाएं हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। हर्ष के समय नालंदा विहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कौन सा शिक्षा का केंद्र था? शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा था। अब अगर हर्ष के प्रशासन को देखेंगे, हर्षकालीन प्रशासन को देखेंगे, तो महाराजा को क्या कहते थे? महासामंत कहते थे। हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे, जो हर्ष के अंडर में शासन करते थे, उनको क्या कहते थे? यहां पे देखेंगे,
यहाँ पे क्लियर क्लियर मैं लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो हर्ष के अधीनस्थ हर्ष हो गया, और हर्ष के अंडर में जो राजा हैं इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे महासामंत। महासामंत। मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मंत्री को कहा जाता था सचिव या अमात्य। सचिव या अमात्य। अच्छा, प्रशासन के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, कई प्रांतों में बटा था हर्ष का साम्राज्य। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। और प्रत्येक भुक्ति का शासक कौन होता था? उपरिक। उपरिक मैंने बताया था ना आपको, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था। विषयपति, उपरिक, ये सब बताया था ना आपको। और इनके टाइम में भी ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। अच्छा, हर्ष के टाइम पे पुलिस को क्या कहा जाता था? पुलिस को, जो रक्षा बल होता था उसको क्या कहते थे? उनको चाट या भाट कहते थे। कहीं कहीं पे चाट लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे भाट लिखा मिलता है। सिंचाई के साधन में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र, सिंचाई, सिंचाई साधन में तुला यंत्र। बहुत दानी राजा था हर्ष। अपनी आय का लगभग जो है 2/3 भाग वो दान कर देता था। बहुत दानी आदमी था। राज व्यवस्था कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। राजा अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास रखता था कि देवी शक्ति उसे प्राप्त है। हर्ष के टाइम में आया कौन? चीनी यात्री हेन सॉन्ग। एक बार ऐसी घटना है कि हेन सॉन्ग जब आया था तो उसके वहाँ पे 5 साल पे मतलब एक महासमारोह होता था, उसमें कई विद्वान आते थे। तो काशी के विद्वानों को इसने जो है हर्ष ने बोला था। हर्ष हेन सॉन्ग को इतना मानता था, सोचिए विदेशी यात्री आया था लेकिन उसका इतना सम्मान करता था कि हर्ष ने सारे काशी के पंडितों को बोल दिया था कि कोई भी हेन सॉन्ग से तर्क नहीं करेगा, अगर कोई भी तर्क करेगा तो मैं उसकी जबान खिंचवा लूंगा। मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई विदेशी यात्री आया है। हर्ष लोग हेन सॉन्ग लोगों को तर्क के लिए बोलते थे कि जिसको भी तर्क करना है वो आके सामने से तर्क कर सकता है। तो सोचा कि किसी भी हमारे विदेशी मेहमान का अगर हमारे वहाँ अपमान होगा, तो इसलिए उसने काशी के पंडित बहुत विद्वान होते थे उस समय के, बहुत विद्वानों की भूमि होती थी काशी। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा था नहीं हर्ष में आपको बताने के लिए, जो जो था इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे पहले पुष्यभूति आए, फिर प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। पुष्यभूति के 3 पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक बहन थी। राजधानी इनकी थानेश्वर थी। 16 वर्ष की आयु में शासक बने। उपाधि मिली इन्हें शिलादित्य, परम भट्टारक। दिवाकर मिश्र की मदद से इन्होंने अपनी बहन को खोजा। चीनी यात्री हेन सॉन्ग आया, उसने बुक लिखी शी यू की। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ और युद्ध हार गए थे हर्ष। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षचरित, इनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी पढ़ा लिखा विद्वान था, उसने भी कुछ रचनाएं की हैं। एक तो आपकी नागानंद है, दूसरी आपकी रत्नावली है, और तीसरी आपकी प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका किस भाषा में है? संस्कृत में है। शिक्षा का केंद्र कौन होता था उस समय पे? नालंदा होता था। हर्ष के अंडर में राजा को क्या कहा जाता था? महासामंत कहा जाता था। मंत्री सचिव अमात्य कहलाता था। पुलिस चाट या भाट कहलाती थी। सिंचाई साधन होता था, जैसे तुला यंत्र कहते थे। और आपको याद रखना कि चीनी यात्री तो हेन सॉन्ग आया। अब आपका पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की?
राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन? तो मैंने आपको संस्थापक कौन बताया था? मैंने आपको संस्थापक बताया था पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूतिवर्धन ने इस वंश की स्थापना की। किसकी? पुष्यभूति, इन्हीं के नाम पे इनके वंश का नाम पड़ा। इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। वर्धन इनका सरनेम था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की, उसने अपनी राजधानी बनाया। तो बंगाल को नहीं, कन्नौज तो इन्हीं की राजधानी थी, वैजंती या बनवासी को? कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन है जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक था? तो क्या पहली बात हमें क्या देखने को मिल रही है? बौद्ध राजा। और किसका? और इनको अंतिम हिंदू सम्राट भी बोला जा रहा है। तो दोनों कल्चर देखने को मिल रहे हैं हर्ष में। और ये संस्कृत का महाविद्वान था, इसने संस्कृत में एक रचना भी की थी ना, वो थे आपके हर्षवर्धन। मैंने बताया था बहुत विद्वान आदमी था। अगला है, हर्ष चरित्र की किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, तो व्यास के द्वारा। तो हर्ष के दरबारी कवि का क्या नाम था? के दरबारी कवि का नाम क्या था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्ष चरित्र की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? बताइएगा। मैं बताने के लिए तो आपको 1 घंटा हर्षवर्धन पे आपको लेक्चर दे सकता हूँ, पर क्या मतलब है, आपके लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो मैं कोशिश करता हूँ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ और आगे बढ़ूँ। भैया आपके लिए पूरी स्टोरी जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। कौन आया था? फायान आया था? नहीं। इसिंग आया था? नहीं। मेगस्थनीज आया था? नहीं। हेनसोंग आया था? तो यही हेनसोंग, ये हेनसोंग ही है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? देखो पुलकेशिन द्वितीय ने तो किसको पराजित किया था? हर्ष को। पर इसको भी किसी ने पराजित किया, उसका नाम क्या है? तो वो है नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो ये होंगे आपके हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त नहीं। देखो ये तो इनके पहले के हैं, तो ये तो वैसे भी आप काट सकते हैं ऑप्शन देख के। द्वितीय अशोक बोला जा रहा है हर्षवर्धन को, जो धर्म का संरक्षण भी कर रहा है, योद्धा भी बढ़िया है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क? हर्षवर्धन। कितना आसान हो गया क्वेश्चन ना थ्योरी देखने के बाद। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहां से मिलती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख होगा आपका राइट आंसर, एहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? तो पहले राजधानी थी इनकी थानेश्वर। थानेश्वर से इन्होंने कहां राजधानी स्थापित की? प्रयाग नहीं, दिल्ली नहीं, राजगृह नहीं, कन्नौज। कन्नौज। और कन्नौज को हम क्या कहते हैं? इत्र नगरी। हर्ष और हर्ष का कन्नौज। हेमचंद ने किसे शिलादित्य कहा?
अब तो ये पता चल गया हमें कि शिलादित्य किसने कहा, तो हेनसोंग ने कहा। किसको कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को, द्वितीय को, अशोक को, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन होगा आपका राइट आंसर, हर्ष को कहा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गुप्त वंश के हाश के पश्चात, गुप्त वंश के हाश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? मैंने आपको बताया था कश्मीर को छोड़ के पूरे उत्तर भारत पर कब्जा था, पूरे उत्तर भारत पर दबदबा था। किसका था? हर्षवर्धन का था। तो गुप्त वंश के हाश के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो वही था जिसने इनके बहन के पति को मरवा दिया था, उसका नाम था शशांक। बंगाल का शासक था शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। महानदी के किनारे, ताप्ती के किनारे, नर्मदा के किनारे या गोदावरी के किनारे? तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा के किनारे। नर्मदा के किनारे इनको परास्त किया। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था आपका इतनगरी। पाटलिपुत्र नहीं, उज्जैन नहीं, थानेश्वर पहले इनकी राजधानी थी, लेकिन जो इतनगरी थी ये इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी। इसको इन्होंने बाद में थानेश्वर से राजधानी ट्रांसफर किया था, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? और उसका नाम था रचना का हर्ष चरित्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो बस यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही था आपका हर्ष चरित्र का पूरा जो वो था हर्ष के टाइम का। आपका आज का टास्क यही है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए जो आपने पढ़ा इसका आउटलाइन, जैसे कि हर्ष, और शॉर्ट नोट्स भी आप लोग ऐसे बनाया करिए। अब आप लोग को मैं अगर नोट्स बनाना बताऊं तो कैसे बनाया करिए, तो जैसे कि मैं बनाता था, मैं आपको एक आउटलाइन बना के बताता हूँ। हर्ष, जो हर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली ये देख लो। इसके बाद इनकी राजधानी, क्योंकि 2 राजधानी रही हैं तो दोनों देखना है कि बाद में ट्रांसफ़र कौन हुई, थानेश्वर से जो कन्नौज हो रही है। फिर इन्होंने रचनाएं कौन सी की, इनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि, उनकी रचनाएं। फिर इसकी लड़ाइयाँ, युद्ध, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर इसके टाइम का प्रशासन कैसा था। तो ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। अब था राजतंत्रात्मक था तो लिख दिया राजतंत्रात्मक, बस। उपाधियाँ लिख दी, राजधानी लिख दी। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको कभी हर्ष पढ़ना है, आपने एक उठाया, आपका पूरा वंश खत्म। तो यही था आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों को क्लास में मज़ा नहीं आ रहा था, और उसके लिए हमें बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करेंगे आपको भी क्लास में मज़ा आए। बस आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।